वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग चैप्टर 1 सिविक्स का पढ़ेंगे, क्लास 10th का, पावर शेयरिंग। मुझे ऐसा लगता है पावर शेयरिंग सभी जगह इम्पोर्टेंट है। हम लोगों ने 9th में पढ़ा था, इवन 8th में भी हम लोगों ने पढ़ा था कि कैसे पावर को शेयर किया जाता है अमॉन्ग डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ इंडियन गवर्नमेंट। जैसे जुडिशियरी अलग है, लेजिस्लेचर अलग है ना, एंड एग्जीक्यूटिव अलग है। पावर शेयरिंग करके एक कंट्री अच्छे से चलता है। ऐसे ही दो कंट्री का एग्जाम्पल देखते हैं और क्यों पावर शेयरिंग इंपॉर्टेंट है वो जानने की कोशिश करते हैं कि पावर शेयरिंग का नीड क्या है। पहले बेल्जियम एंड श्रीलंका का कंपोजिशन देखेंगे कि कंट्री कैसे डिवाइडेड है ना, कम सोसाइटी कैसे अलग अलग सोशल ग्रुप्स में बटी हुई है और कैसे कंपोजिशन है इन दोनों कंट्री का। बेल्जियम से स्टार्ट करते हैं, अंडरलाइन करते रहिएगा। Belgium is a small country in Europe, smaller in area than the state of Haryana. It has borders with France, the Netherlands, Germany, and Luxembourg. It has a population of a little over 1 crore, about half the population of Haryana. The ethnic composition of this small country is very complex. Of the country's total population, 59% lives in the Flemish region and speaks Dutch. हमेशा कंपोजिशन के लिए या तो आप पैराग्राफ पढ़ लो या तो इजी है कि आप मैप से समझ लो, है ना। यहाँ पे हम लोग मैप से समझते हैं। इसमें ये बोला गया है कि जो 59% ऑफ जो टोटल पॉपुलेशन है वो फ्लेमिश रीजन में रहती है ना। ये वाला जो येलो पार्ट का जो रीजन है ये फ्लेमिश रीजन है। एंड कौन सा लैंग्वेज यूज करते हैं यहाँ पे? ये लोग डच बोलते हैं। इस रीजन को क्या बोला गया है? फ्लेमिश रीजन। अनदर 40% पीपल लिव इन वेलोनिया रीजन एंड स्पीक फ्रेंच। अब दूसरे जो 40% लोग हैं वो सदर्न पार्ट में रहते हैं। इस रीजन को क्या कहते हैं? वेलोनिया। और यहाँ के लोग क्या बोलते हैं? फ्रेंच। रिमेनिंग 1% ऑफ द बेल्जियन स्पीक्स जर्मन। और जो 1% बचता है वो जर्मन बोलते हैं। ये जर्मन स्पीकिंग है। देखिए मैप से कितना इजी हो जाता है। हम लोग अब ये याद रखेंगे, नॉर्थ में 59% जो पॉपुलेशन है वो फ्लेमिश रीजन डच बोलती है, साउथ में फ्रेंच बोलते हैं 40% एंड 1% क्या होता है? जर्मन स्पीकिंग लोग हैं। एक बार हम लोग कैपिटल का देखते हैं। कैपिटल है ब्रुसेल। यहाँ पे क्या होता है? कैपिटल में एक्चुअली क्या होता है? जस्ट उल्टा, है ना। अगर पूरे नेशन में देखें तो डच बोलने वाले ज़्यादा हैं, बट कैपिटल में देखें तो फ्रेंच बोलने वाले ज़्यादा हैं। 80% लोग फ्रेंच बोलते हैं और 20% लोग डच बोलते हैं। द माइनॉरिटी फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी वॉज रिलेटिवली रिच एंड पावरफुल। अब जो फ्रेंच बोलते थे वो लोग बहुत ही रिच हैं। This was resented by the Dutch-speaking community who got the benefit of economic development and education much later. अब डच लोगों को यह पसंद नहीं था, उन लोग फ्रेंच लोग, क्योंकि इनको एजुकेशन और डेवलपमेंट ये सब बहुत देर बाद देखने को मिला है। This led to tension between the Dutch-speaking and French-speaking communities during the 1950s and 1960s. The tension between the two communities was more acute in Brussels. अगर ब्रूजेल में देखेंगे तो ये टेंशन बहुत ज़्यादा था, है ना। ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा था, लोगों के बीच में भेदभाव बहुत ज़्यादा था। Brussels presented a special problem. The Dutch-speaking people constituted a majority in the country but a minority in the capital. ये चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है कि अगर हम लोग कंट्री की बात करें, नोट्स बना लीजिएगा। कंट्री की बात करें तो डच ज़्यादा है फ्रेंच बोलने वाले से, और अगर हम लोग कैपिटल की बात करें तो फ्रेंच बोलने वाले ज़्यादा हैं डच से। ये सिनेरियो है इनका। Let us compare these two situation in another country. अब ये लोग कंपेयर करने के लिए दूसरी कंट्री का कंपोजिशन बताया है। श्रीलंका is an island nation, just a few kilometers off the southern coast of Tamil Nadu.
It has about 2 crore people, about the same as in Haryana. Haryana जितनी population वहाँ पे है. Like other nation in the South Asia region, Sri Lanka has a diverse population. एशिया में तो आपको पता होगा कि हर एक कंट्री में डाइवर्स पॉपुलेशन है, श्रीलंका में भी है. The major social groups are the Sinhala speakers. 74% लोग Sinhala बोलते हैं. And the Tamil speakers 18%. Among Tamil there are two subgroups. Tamil natives of the country there are called Sri Lankan Tamils, जो कि 13% है. The rest whose forefathers came from India as plantation workers during colonial period are called Indian Tamils. So तमिल बोलने वाले जो हम लोग पढ़ेंगे 18%, उसमें भी दो तरीके के तमिल थे. एक जो नेटिव तमिलियन है जो श्रीलंकन तमिल्स, और एक जिनके मतलब फोरफादर्स इंडिया से आए हैं, उन्हें इंडियन तमिल्स कहा जाता है. As you can see from the map, Sri Lankan Tamils are concentrated in the north and east of the country. जिनको घूमना बहुत पसंद है वो श्रीलंका अगर होके आएंगे तो उनको तमिलनाडु और श्रीलंका में ज़्यादा डिफरेंस इस पार्ट पे दिखेगा नहीं, है ना. ईस्टर्न पार्ट में आपको डिफरेंस ज़्यादा दिखेगा नहीं. ये है इंडियन तमिल, है ना. श्रीलंकन तमिल की बात करें तो ये श्रीलंकन तमिल. सिन्हलीज की बात करें तो ये जो है वो सिन्हलीज है, येलो. मोस्ट ऑफ द सिन्हाला स्पीकिंग पीपल, सॉरी यहाँ पे थे हम लोग. एज यू कैन सी फ्रॉम द मैप, श्रीलंकन तमिल्स आर कॉन्सेंट्रेटेड इन द नॉर्थ एंड ईस्ट ऑफ द कंट्री. नॉर्थ और ईस्ट में. मोस्ट ऑफ द सिन्हाला स्पीकिंग पीपल आर बुद्धिस्ट, while most of the Tamils are Hindu and Muslim. जितने भी लाइक सिन्हाला बोलते हैं वो ज़्यादातर बुद्धिस्ट हैं, और कुछ लोग मतलब हिंदू और तमिल भी हैं. वो लोग एक्चुअली जो तमिल बोलते हैं वो हिंदू और मुस्लिम है, सॉरी. There are about 7% Christians who are both Tamil and Sinhala. तो जो क्रिश्चियंस हैं वो 7% है जो तमिल भी बोलते हैं एंड सिन्हाला भी बोलते हैं. Just imagine what could happen in a situation like this. In Belgium, the Dutch community could take advantage of its numeric majority and force its will on the French and German speaking population. अगर हम लोग देखें बेल्जियम में तो डच क्या कर सकता है, अपने मेजॉरिटी होने का मतलब पावर में तो कहेंगे ही, है ना. ज़्यादा पॉपुलेशन है तो पावर में ही है, उसका फ़ायदा उठा सकता है जर्मन और फ्रेंच वालों पे. क्योंकि अगर कंट्री वाइज देखें तो कंट्री में डच लोग ज़्यादा हैं. दिस कुड पुश द कॉन्फ्लिक्ट अमॉन्ग कम्युनिटीज़ फर्दर. और इसमें क्या होगा, झगड़ा होगा, झंझट होगा, कंट्री अच्छे से चलेगी नहीं. दिस कुड लीड टू अ वेरी मेसी पार्टीशन ऑफ द कंट्री. ज़्यादा से ज़्यादा कंट्री डिवाइड हो जाएगी. बोथ द साइड्स कुड क्लेम कंट्रोल ओवर ब्रुसेल. ब्रुसेल पे दोनों का ऐसे मतलब दोनों फ्रेंच वाले भी कब्जा करना चाहेंगे, डच वाले भी कब्जा करने चाहेंगे, वैसे और झगड़ा होगा. In Sri Lanka, the Sinhala community enjoyed an even bigger majority and could impose its will on the entire country. Now let us look at what happened in both these countries. अब होगा क्या, श्रीलंका में भी सिन्हाला जो बोलते हैं वो ज़्यादा हैं, तो वो लोग भी अपना फ़ायदा उठाने की कोशिश करेंगे. तो एक बार देख लेते हैं दोनों कंट्री में हुआ क्या. कंपोजिशन तो हम लोगों ने पढ़ लिया है. ये कंपोजिशन का एक्चुअली बोर्ड्स में कंपोजिशन पूछा जा सकता है 3 मार्क का, है ना. और बोर्ड्स में नहीं तो आपके स्कूल के एग्जाम में तो पक्का पूछा जाएगा. तो अब पढ़ते हैं मेजॉरिटेरियनिज्म इन श्रीलंका. श्रीलंका इमर्ज्ड एज एन इंडिपेंडेंट कंट्री इन 1948. जस्ट हमारे इंडिपेंडेंस के बाद श्रीलंका को भी इंडिपेंडेंट कंट्री माना गया था 1948 में. The leaders of the Sinhala community sought to secure dominance over government by virtue of their majority. अब सिन्हाला वालों ने देखा जो लीडर्स थे वहाँ के कि हम लोग तो मेजॉरिटी में, है ना, तो हम लोग डोमिनेंस क्रिएट कर सकते हैं. एज अ रिजल्ट द डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट अडॉप्टेड अ सीरीज ऑफ मेजॉरिटेरियन मेजर टू एस्टेब्लिश सिन्हाला सुप्रीमेसी. तो जो सिन्हाला के जो लीडर्स थे जो इलेक्ट होके मतलब जिन्होंने गवर्नमेंट बनाई थी, उन लोगों ने सोचा कि क्यों ना हम लोग मेजॉरिटेरियन मेजर्स लेते हैं ताकि सिन्हाला सही में डोमिनेंस दूसरे तमिल लोगों पे कर सके. In 1956 an act was passed. ये एक्ट जरूर याद रखिएगा, 3 मार्क का आता है ये पैराग्राफ.
In 1956, an act was passed to recognize Sinhala as the only official language, thus disregarding Tamil. अब उन्होंने क्या किया, 1956 में एक ऐसा एक्ट पास हुआ कि सिन्हला एक ऑफिशियल लैंग्वेज उन्होंने घोषित कर दिया, तमिल को डिसरिगार्ड करके. द गवर्नमेंट फॉलोड preferential policies that favored Sinhala applicants for university positions and government job. जो लोग सिन्हला थे या जो लोग सिन्हला बोलते थे उन लोग को यूनिवर्सिटी में और जॉब में फेवर करने लग गए, है ना, काइंड ऑफ पार्शलिटी होने लग गई. अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन स्टिपुलेटेड दैट द स्टेट शैल प्रोटेक्ट एंड फॉस्टर बुद्धिज्म. ये कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा आ गया कि स्टेट को बुद्धिज्म को प्रोटेक्ट करना है और बुद्धिज्म को ही बढ़ाना है. All these government measures coming one after the other gradually increased the feeling of alienation among the Sri Lankan Tamils. जो श्रीलंकन तमिल्स थे, जो वहाँ के लोग थे, जो तमिलियंस, उन्हीं लोगों ने अपने आप को, वो लोग मतलब सोचे कि यार ये तो बहुत उन लोग के साथ गलत हो रहा है ना. So they felt that none of the major political parties led by the Buddhist Sinhala leaders was sensitive to their language and culture. उन लोगों को लगा कि कोई उनके कल्चर और ना ही उनके लैंग्वेज पे कोई ध्यान दे रहा है. They felt that the constitution and government policy denied them equal political rights, discriminated against them in getting jobs and other opportunities, and ignored their interests. As a result, the relations between the Sinhala and Tamil communities strained over the time. ऐसे ही क्या हुआ, तमिल वाले खुद को, जितने जो तमिल बोलते थे वो लोग एलिनेटेड फील होने लग गए, क्योंकि सभी जगह तो सिन्हला को फेवर कर रहे थे, है ना. तो इसीलिए धीरे धीरे करके इन दोनों में झगड़ा ये सब होने लग गया. द श्रीलंकन तमिल्स लॉन्च पार्टीज एंड स्ट्रगल्स फॉर द रिकॉग्निशन ऑफ तमिल एज एन ऑफिशियल लैंग्वेज. जितने श्रीलंकन तमिल्स थे उन्होंने कहा तमिल को ऑफिशियल लैंग्वेज बनाना चाहिए. फॉर रीजनल ऑटोनॉमी एंड इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन सिक्योरिंग एजुकेशन एंड जॉब. वो लोग भी कहने लगे कि हमें भी मतलब एजुकेशन और जो जॉब है उसमें हमें भी फेवर करो. But the demands for more autonomy to provinces populated by the Tamil was repeatedly denied. उनका ये कोई रिक्वेस्ट सुनता ही नहीं था, उनका डिमांड को इग्नोर किया गया. By 1980, several political organizations were formed demanding an independent Tamil elam in northern and eastern part of Sri Lanka. अब बहुत सारे पार्टीज ऐसे बनने लगे जो लोग क्या डिमांड करते थे कि वो अपना ही तमिल स्टेट बनाएंगे, है ना, कहाँ पे, नदर्न एंड ईस्टर्न पार्ट ऑफ श्रीलंका, जो कि ये मैंने आपको बताया था, इसमें ये लोग अपना स्टेट चाहते थे, ये वाला पार्ट. द डिस्टेंस बिटवीन द टू कम्युनिटीज टर्न्ड इनटू वाइडस्प्रेड कॉन्फ्लिक्ट. इट सून टर्न्ड इनटू अ सिविल वॉर. जब इन लोगों ने ऐसा डिमांड रखना चालू कर दिया, अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज ने, तो इससे क्या हुआ, सिविल वॉर हुआ. सिविल वॉर आप सभी को पता होगा, है ना, कॉन्फ्लिक्ट होता है विद इन अ कंट्री, है ना, और वो इतना इंटेंस हो जाता है अपनी कंट्री में कि वो एक वॉर जैसा लगने लगता है. एज अ रिजल्ट, थाउजेंड ऑफ पीपल ऑफ बोथ दिस कम्युनिटी हैव बीन किल्ड. Many families were forced to leave the country as refugees and many more lost their livelihoods. You have read Chapter 1 of Economics Textbook, Class 10, about Sri Lanka's excellent record of economic development, education and health. But the civil war has caused a terrible setback to the social, cultural and economic life of the country. It ended in 2009. 2009 में जाके ये सिविल वॉर खत्म हुआ, है ना. इसके कारण श्रीलंका सोशली, कल्चरली और इकोनॉमिकली थोड़ा सा पीछे आ गया था, है ना. अब पढ़ते हैं कैसे बेल्जियम ने अकोमोडेट किया. सो द बेल्जियन लीडर्स टुक अ डिफरेंट पाथ. They recognized the existence of regional differences and cultural diversities between 1970 and 1993. They amended their constitution 4 times so as to work out an arrangement that would enable everyone to live together within the same country. The arrangement they worked out is different from any other country and is very innovative. Here are some of the elements of the Belgium model. एक मिनट, इसको बंद कर देते हैं. अब हम लोग देखते हैं
कि बेल्जियम लीडर जो बने, उन लोगों ने जब देखा कि रीजनल डिफरेंस ऐसे आ रहा है कल्चरल डाइवर्सिटीज़ में, है ना, तो उन लोगों ने 1970 और 1993 में कॉन्स्टिट्यूशन को बहुत बार अमेंड किया। अमेंड मतलब होता है चेंज किया, और उन्होंने एक ऐसा अरेंजमेंट लाया जो कि बहुत इनोवेटिव था। Constitution prescribes that the number of Dutch and French-speaking ministers shall be equal in the central government. Some special laws require the support of majority of members from each linguistic group. Thus, no single community can make decision unilaterally. Constitution ने ऐसा किया कि number of Dutch and French-speaking minister सेंट्रल में इक्वल हो जाए। मतलब अगर सेंट्रल जो पार्लियामेंट देखे वहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट में उतने ही डच स्पीकिंग पीपल हो जितने मतलब फ्रेंच स्पीकिंग पीपल हो, है ना। ये मैंने आपको कहाँ बताया, सेंट्रल गवर्नमेंट में, ठीक। Many powers of the central government have been given to state government of the two regions of the country. The state government are not subordinate to the central government. तो बहुत सारे पावर मतलब शेयर किए गए थे, सेंट्रल स्टेट को भी दिए गए थे, है ना, सेंट्रल को भी कुछ पावर दिए थे, बट सेंट्रल जो स्टेट गवर्नमेंट है वो सेंट्रल का सबऑर्डिनेट नहीं है, वो अपना आराम से इंडिपेंडेंट है, जैसे हमारे इंडिया में भी है। अब सेंट्रल में दोनों इक्वल थे। ब्रुसेल का देखते हैं कि कैपिटल में क्या हुआ। ब्रुसेल हैज अ सेपरेट गवर्नमेंट इन विच बोथ द कम्युनिटीज हैव इक्वल रिप्रेजेंटेशन। जो कैपिटल था उसका अलग से गवर्नमेंट था, वहां पे भी दोनों कम्युनिटीज का इक्वल रिप्रेजेंटेशन था। द फ्रेंच स्पीकिंग पीपल एक्सेप्टेड इक्वल रिप्रेजेंटेशन इन ब्रुसेल because the Dutch speaking community has accepted equal representation in the central government. So यहाँ पे कैपिटल में अगर देखेंगे तो कैपिटल में जो फ्रेंच वाले थे उन लोगों ने कहा ठीक है, इवन दो हम लोग 80% है, बट हम लोग क्या करते हैं, डच के कंपैरेटिवली इक्वल हो जाते हैं जो यहाँ का गवर्नमेंट है उसमें। क्यों? क्योंकि सेंट्रल में डच लोग हमसे ज़्यादा होने के बाद भी इक्वल हो गए थे, तो इन लोगों ने समझौता टाइप का कर लिया था, है ना, ब्रुसेल में फ्रेंच वालों ने। फोर्थ पॉइंट देखते हैं, अपार्ट फ्रॉम द सेंट्रल एंड द स्टेट गवर्नमेंट देयर इज अ थर्ड काइंड ऑफ गवर्नमेंट। अब सेंट्रल गवर्नमेंट में दोनों डच और मतलब फ्रेंच स्पीकिंग इक्वल हो गए थे, स्टेट गवर्नमेंट में भी दोनों इक्वल हो गए थे। अब एक थर्ड काइंड ऑफ गवर्नमेंट क्या था, जो कम्युनिटी गवर्नमेंट था। इज इलेक्टेड बाय पीपल बिलोंगिंग टू वन लैंग्वेज कम्युनिटी, डच, फ्रेंच एंड जर्मन स्पीकिंग। अब एक कम्युनिटी गवर्नमेंट बनाया गया, डच का अलग, फ्रेंच का अलग एंड जर्मन स्पीकिंग का अलग, नो मैटर वेयर दे लिव। दिस गवर्नमेंट हैज द पावर रिगार्डिंग कल्चरल, एजुकेशन एंड लैंग्वेज रिलेटेड इशू। अब अगर सपोज किसी डच को प्रॉब्लम है तो वो कम्युनिटी गवर्नमेंट में जाके अपना प्रॉब्लम इशू रेज कर सकते हैं। अगर किसी मतलब फ्रेंच को है तो वो कम्युनिटी गवर्नमेंट पे जाके अपना इशू रेज कर सकता है। अगर किसी जर्मन स्पीकिंग को प्रॉब्लम है तो कम्युनिटी गवर्नमेंट पे जाके इशू रेज कर सकता है ना। इस गवर्नमेंट को क्या पावर दी गई, कल्चरल की, एजुकेशनल एंड लैंग्वेज रिलेटेड इशू को सॉल्व करने की पावर दी गई। यू माइट फाइंड द बेल्जियम मॉडल वेरी कॉम्प्लिकेटेड. इट इंडीड इज वेरी complicated even for people living in the Belgium, but this arrangement have worked well so far. They help to avoid civic strife between the two major communities and a possible division of the country on linguistic lines. When many countries of Europe came together to form the European Union, Brussels was chosen as its headquarter. जब यूरोपियन यूनियन बना तो ब्रूसेल को हेडक्वार्टर चूज किया गया था। What do we learn from these two stories of Belgium and Sri Lanka? Both are democracy. दोनों में डेमोक्रेसी थी। Yet they dealt, ये पैराग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, Yet they dealt with the question of power sharing differently. दोनों ने अलग अलग तरीके से पावर शेयरिंग की। In Belgium, the leaders have realized that the unity of the country is possible only by respecting the feelings and interests of different communities and region. बेल्जियम में वो लीडर समझ गए थे कि अगर कंट्री को अच्छे से चलाना है तो पावर शेयरिंग करना, कैपिटल और जो कंट्री है उसमें अच्छे से पावर शेयरिंग करना होगा। Such a realization resulted in mutually accepted arrangement for sharing power. इससे क्या होता है, कंट्री बहुत अच्छे से चलता है। श्रीलंका shows us a contrasting example. It shows us that if a majority community wants to force its dominance over others and refuses to share power, it can undermine the unity of the country. श्रीलंका ये बताता है कि जो मेजॉरिटी में कोई कम्युनिटी है वो दूसरे माइनॉरिटी के ऊपर अगर अपना पावर या डोमिनेंस दिखाना चाहेगी
तो इससे क्या होगा, कंट्री के यूनिटी में कंट्री यूनाइट नहीं हो पाएगी, है ना। सो वाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल, ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।